हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी प्रमेय 6.1 का सत्यापन। प्रमेय 6.1 को हम थेल्स प्रमेय तथा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको थेल्स प्रमेय ठीक समझ में आ जाए। थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि एक त्रिभुज हमने ले लिया है, ठीक है। जैसा कि आपको कहा जा रहा है प्रमेय में कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो ये हम त्रिभुज लिए हैं, ठीक है, जिसमें आपका त्रिभुज है ए, इसको नामांकित कर देते हैं बी सी। एबीसी हमारा क्या है, त्रिभुज है। तो इसके एक भुजा के समानांतर अर्थात हम बीसी भुजा के समानांतर एक अन्य भुजा खींचे हैं, ठीक है, जो कि दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब एबी में यहां और एसी में यहां प्रतिच्छेद कर रही है। इसको भी हम नामांकित कर देते हैं, अर्थात एबी को मान लेते हैं कि डी पे प्रतिच्छेद कर रहा है और एसी को ई पे, ठीक है। ये दो बिंदु हमने और दर्शा दिए। तो यहां से पता चलता है एबी को डी बिंदु पर ये समानांतर रेखा और एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये रेखा हमारा क्या बन गया, डी। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब इस त्रिभुज में जो है, इस भुजा के समानांतर हम एक रेखा खींचे हैं, इन दोनों भुजाओं पे भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भुजा जो है ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एडी बटा डीबी का जो अनुपात होगा वही एई बटा ईसी का अनुपात होगा। तो आइए इस प्रमेय को शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन और आसान तरीके से समझते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जाइएगा कहीं में, ठीक है। तो सबसे पहले इस कथन में, मतलब इस प्रमेय में जो कहा जा रहा है उसको हम अपने तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले, माना कि एक त्रिभुज एबीसी, ठीक है, एबीसी त्रिभुज लिए हैं। एबीसी की भुजा बीसी के समानांतर, एबीसी की भुजा बीसी के समानांतर रेखा डीई खींची गई जो एबी तथा एसी, जो एबी तथा एसी को क्रमशः डी, एबी को डी तथा एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जैसा कि इस प्रमेय में कहा गया था उस हिसाब से हम अपने कथन में इसको लिख लिए। माना कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समानांतर, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डी खींची गई जो एबी तथा ये एबी भुजा है और ये एसी भुजा है, एबी तथा एसी को क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्लियर यहां तक? अब आगे आ जाइए। तो यहाँ जो है ये कथन हमें इस प्रश्न में ही दिया गया है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो वही बीसी के समानांतर त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा के समानांतर डी खींचे, है ना, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एबी का डी पे और एसी का ई पे, ये कथन हम लिख लिया है। अब हमको कह रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो एबी भुजा और एसी भुजा जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। मतलब ये कथन हमको क्या करना है, सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। तो यहां आ जाइए, लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है। इस प्रमेय में हमें क्या सिद्ध करना है कि एडी और बटा डीबी, ये एबी भुजा को दो भाग में बांट दिया बिंदु डी, ठीक है, और एसी भुजा को दो भाग में बांट दिया बिंदु ई, ठीक है। तो सिद्ध करना है एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। क्लियर है? ये हमें सत्यापित करना है। तो आगे सत्यापित होगा, ध्यान बने रहिए वीडियो में।
और अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ रचनाएं करना है। जो हमारा ये त्रिभुज है इसमें क्या करना है, कुछ रचना करना है जिससे कि हमारा ये प्रमेय सत्यापित हो जाए। ठीक है, तो इसमें बनावट हमको क्या करना है कि बिंदु डी से भुजा AC पे, ठीक है, बिंदु डी से भुजा AC पर एक लंब खींचना है। तो आइए पहले खींच लेते हैं लंब। लंब अर्थात समझ रहे होंगे कि किसी भी रेखा पे हमको कोई एक अन्य रेखा 90 डिग्री में क्या करना है, खड़ा करना है। उसी प्रकार बिंदु E से रेखा मतलब भुजा AB पे क्या करना है, लंब डालना है। तो यहां पे भी डाल लेते हैं लंब, तो इसमें भी हम लंब डाल लिए। ठीक है, अब इन दोनों को भी नामांकित कर देते हैं। आइए इसको M तथा इसको N से नामांकित कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और DC तथा BE को मिला देना है, DC और BE को मिला देना है। तो ये हमने मिला दिए, क्लियर है। तो अब जो यहां हम रचना किए हैं उसको यहां लिख देना है। ठीक, रचना अर्थात बनावट। बनावट हमने क्या क्या किए हैं कि यहां पे देखिए EN है, ठीक है, ये जो है लंब जो रेखा डाले हैं इसका नाम क्या आ गया, EN, अर्थात EN लंब डाले AB पे। ठीक है, ये लंब का साइन होता है, चिन्ह होता है। इस प्रकार किसी भी दो रेखाओं पे हमें क्या करना लगता है, लंब को दर्शाना होता है। तो इस प्रकार का चिन्ह डालते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये EN भुजा जो है, भुजा EN जो है भुजा AB पे क्या है, लंब है। AB भुजा पे EN लंब है। उसी प्रकार DM है, ये भुजा जो है DM है और किस पे लंब है, AC भुजा पे। तो यहां भी लिख सकते हैं, लिखना है तथा DM लंब AC है ना, और DC तथा BE को मिलाया, DC तथा BE को मिलाया। क्लियर है यहां तक। तो अब हम आ जाएंगे प्रूफ पे। अब हमें इसे सिद्ध करना है। तो यहां तक तो हमने जो कथन में दिया हुआ था उसको लिखे, और जो सिद्ध करना था वो लिखे, और कुछ रचनाएं किए। अब इसके बाद हमें प्रमाण पे आ जाना है। अब इसी के बाद हमारा ये प्रमेय सत्यापित हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको मालूम है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई होता है। तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज AD में, त्रिभुज ADE यदि लेते हैं तो इसमें यदि हम आधार AD मानते हैं, ठीक है, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार त्रिभुज ADE में यदि हम आधार AE मानते हैं तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए लिखते हैं प्रमाण। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार क्या है, AD है, और गुने ऊंचाई क्या है, जब आधार हम AD ले रहे हैं तो ऊंचाई EN है। ठीक, अब उसी प्रकार हमें त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल निकाल लेना है, अर्थात BDE का क्षेत्रफल निकाल लेना है, तथा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, इसमें आधार क्या है, DB है, और चूंकि AB पे भुजा EN लंब है इसलिए DB का भी जो लंब होगा है ना, इस त्रिभुज के लिए लंब जो होगा वही क्या होगा, EN होगा, है ना, जो इस त्रिभुज के लिए लंब है, क्योंकि ये एक ही रेखा पे आधारित है। AD भी और DB भी दोनों एक ही रेखा पे है। तो इस रेखा के लिए, जैसे AD के लिए लंब EN है तो रेखा DB के लिए लंब क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। तो 1/2 गुने DB और गुने EN। अब इन दोनों को हमें इससे भाग दे देना, मतलब त्रिभुज ADE क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकाल लेना है, अर्थात एरिया त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या होगा, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या दिया, 1/2 गुने आधार अगुने ऊंचाई, अर्थात AD गुना EN, और बटे 1/2 अगुने AD अगुने
EN। तो EN से EN कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा AD बटे, सॉरी यहाँ DB है, त्रिभुज BD का क्षेत्रफल DB गुने EN दिया हुआ है, तो यहाँ DB बचेगा। अब आप इसे इक्वेशन 1 बना दीजिए। अब आ जाइए अगले में। अब हमें क्या करना है, AE को आधार मानते हुए त्रिभुज ADE में AE को आधार मानते हुए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आ जाइए लिखते हैं पुनः, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 अगुने आधार, हम इसमें क्या मान रहे हैं AE, लेकिन पहले में हम क्या माने थे आधार AD, तो लंब हो गया था EN, लेकिन अब आधार हम क्या मान रहे हैं AE, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा DM। क्लियर है, 1/2 अगुने AE अगुने DM। ठीक, तो ये त्रिभुज AD का क्षेत्रफल हो गया। अब निकालेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल या CED जो भी लिखिए, तथा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 अगुने, इसमें आधार है EC, तो इसके लिए भी लंब क्या होगा DM, क्योंकि एक ही रेखा पे आधारित है AE भी और EC भी। ठीक है, AC रेखा पे दोनों भुजा आधारित है, AE भी और AC भी, दोनों एक ही रेखिक में है एकदम। ठीक है ना, तो जो AE के लिए लंब होगा वही EC के लिए लंब होगा, तो 1/2 अगुने EC और गुने DM। अब इन दोनों का अनुपात आपको निकाल देना, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक, क्लियर है, इक्वल टू AD का क्षेत्रफल यहाँ क्या है 1/2 अगुने AE और गुने DM, और बटे यहाँ क्या आ गया 1/2 त्रिभुज CED का क्षेत्रफल EC और गुने DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बच गया AC बटे EC, सॉरी AE बटे EC, AE बटे EC। आप इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। तो अब आगे आपको देखना है कि इस त्रिभुज में जो है त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज CED, ये दोनों क्या है आधार एक ही, मतलब D एक ही आधार पे आधारित है, और ये दोनों भुजा जो क्या है समानांतर है, दोनों भुजा क्या है समानांतर है। इसलिए त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि DE जो है एक ही आधार, मतलब त्रिभुज DBE और त्रिभुज CDE जो है एक ही आधार पे आधारित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आइए इस कथन को लिखते हैं, उसके बाद आपको समझना है। त्रिभुज BDE, ठीक है, तथा चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर स्थित है और समान समानांतर रेखाएं BC और DE के बीच स्थित है। ठीक है, मतलब त्रिभुज BDE जो है और CDE जो है एक ही आधार DE पर स्थित है और समानांतर रेखाएं, मतलब DE और BC दोनों क्या है समानांतर रेखा है, तो इन दोनों के बीच स्थित है। इसलिए आपका एरिया ऑफ, ठीक है, यहाँ CED लिख देते हैं ताकि आपको कष्ट ना हो। यहाँ चूंकि हम CED लिखे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, CDE भी लिख सकते हैं, ECD भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वहां से नहीं होगा। एरिया ऑफ BDE मतलब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। मतलब ये और ये, जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम यहां से लिख सकते हैं, सॉरी जगह का अभाव है इसीलिए लिख रहे हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE
ई। यहां से जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसके बराबर ये हो जाएगा, समझ रहे हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी। समीकरण इसको 3 दर्शा दीजिए, ठीक है। समीकरण 1, 2 एवं 3 से, 1, 2 एवं 3 से, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल इसमें है और इसमें भी क्या है? त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल है और इसमें त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल है, नीचे आधार का दिखेगा, और यहाँ त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल है। और चूंकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। इसलिए इस हिसाब से समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बचे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। क्लियर है? जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आगे आपका क्या हो जाएगा? समीकरण 1 एवं 2 से जब ये दोनों बराबर हो गया तो अब लिख दीजिए समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा? ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। क्लियर है? जैसे कि ये और ये और ये आपका क्या हो गया? बराबर हो गया, तो स्वाभाविक है कि इसका वैल्यू इसके बराबर है और इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो यही हमको इस प्रश्न में क्या करना था, मतलब इस प्रमेय में सत्यापित करना था कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, मतलब एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आशा करते हैं आप लोग प्रमेय 6.1 अर्थात थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को ठीक तरीके से समझेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।